Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS The Extra Step. In this video, we are going to discuss all the answer key for Maharashtra SET examination, जिसका examination 7th of April 2024 को हुआ है, and we are going to discuss all the questions for computer science and application. So previously जब examination आपका हुआ था तो मैंने कुछ answers की upload किए थे expected answers की. So that was DBMS, software engineering, data structure, AI, CNN, operating system. आई होप आपने वहां से कुछ आंसर्स की को मिलाया होगा. बट ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एक्सपेक्टेड आंसर की मैंने बताया था उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन में डिफरेंसेस है. मतलब महाराष्ट्र सेट ने किसी क्वेश्चंस का आंसर कुछ और दिया है और मैंने उसका आंसर कुछ और बताया था. सो दैट इज व्हाई दिस इज द ऑफिशियल साइट. इस ऑफिशियल साइट से जाकर आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और आप जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे आंसर्स की मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज and set wise, set A, B, C, D. तो previously we have discussed the questions from set C. So that is why मैंने यहाँ पे set C को ही मैं सारे 100 questions को आज solve करूंगी. तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जहां तक हो पाएगा मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी सो दैट किसी वजह से अगर आपका एग्जामिनेशन इस टाइम नहीं निकलता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है और किस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करना है टू क्वालिफाई नेक्स्ट टाइम. So let's get started. So this is set C and the paper is paper 2 computer science and application. Paper 1 अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो भी करेंगे इस वीडियो के बाद. सो इसके लिए चैनल के साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर कंबाइंड सीरीज जहां पर आपको यूजीसी नेट और सेट के बहुत ही क्रिस्प वीडियो मिलेंगे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई नेट और सेट एग्जामिनेशन. So this is the question number 1. In what tree for every node the height of its left subtree and right subtree differ at least 1? So इसका आंसर मैंने भी 1 दिया है और इसका ऑफिशियल आंसर की भी 1 आया है. तो आप जरूर मार्क कर ले मेरे साथ. सेट सी अगर आपके पास है और अगर अभी तक आपने मार्क नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठे और यहाँ पे ही मार्क करते जाएं और अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं. ये तरीका होता है अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का. So the correct answer is option number 1, ABL tree. Example of distributed operating system. तो yes, amoeba because ये सारे आपके this is all are the single operating system. ये क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है जो डाइनिंग फिलोसफर का क्वेश्चन है जहां पे आपको एक बाइनरी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की गई है. आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं और फिर सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द क्वेश्चंस जहां पे वेट करने के टाइम पे जैसे ही सिग्नल होगा वैल्यूज उसकी प्लस होती जाती है. तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है आपके ऑफिशियल आंसर की में. ठीक है. तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि जो बाइनरी सीमाफोर है जिसकी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई है 1 से तो ये क्या इफेक्ट करेगा जब आप इस कोड को रन करेंगे. तो बेसिकली जो आपका ऑप्शन नंबर रिमूविंग ऑप्शन 3 एंड 4 विल नॉट अफेक्ट द कोड विल वर्क फाइन. तो कुछ ऐसे भी यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड है जिसको नहीं भी रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज द लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी. तो इसका हमने ऑलरेडी आपको बताया था टाइप डी है. सो द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो दिस वाज आल्सो सॉल्व. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. और ये आपका मैं यहाँ पे बता दूं. सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है तो ये क्वेश्चन जरूर आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग फ्लैग बिट्स. आपको वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में बताया गया. सो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट. तो मैं साथ में यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि नेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो जो पहला क्वेश्चन था आपका एवियल ट्री सेट का ही ये पीवाईक्यू है. ठीक है. सेट में ही पीवाईक्यू पूछा गया है और इवन जो आपका नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय का एग्जामिनेशन होता है वहां पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. जस्ट अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो ये मैंने बता दिया. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये सारे टॉपिक जरूर करना है. इसके बाद हम बात कर ले ये क्वेश्चन का. तो ये नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे आपको मैच करना है. सो बेसिकली अगर हम बात करें डर्टी बिट का तो डर्टी बिट आपका राइट बैक पॉलिसी है. मतलब किसी वजह से अगर आप किसी रॉन्ग वैल्यू को राइट करते हैं सो दैट बिट इज नोन एज डर्टी बिट. तो वहां पे हम राइट करते हैं मॉडिफाई करते हैं. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मैच होता है आपके बी से. इसके बाद ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज रीड राइट. अगर हम रीड राइट की बात करें तो रीड राइट हम क्या करेंगे पेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. रेफरेंस और आपका वैलिड. सो दिस ऑल आर आल्सो द बिट्स.
ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेफरेंस का, तो रेफरेंस बिट आप कहाँ पे यूज करते हो? तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, फर्स्ट फीफो होता है, आपका लिफो होता है, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होता है। तो उसी का ये इजी क्वेश्चन पूछ लिया है आपको। और अगर वैलिड बिट की बात करें तो वैलिड बिट आपका पेज इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द यूजीसी नेट। फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर सही है, ये मैंने आपको सॉल्व कर बताया था। डेडलॉक के लिए आपको क्या करना है, 3 यूजर्स है तो आप इस तरीके से 3 यूजर्स बना लेंगे, P1 P2 P3, और एक एक को आप यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। 2-2 यूनिट बोला गया है, मिनिमम पूछा है तो एटलीस्ट सबको एक एक दे देंगे। और बिकॉज आपके पास कितने रिसोर्स होने चाहिए, तो 3 में तो ये डेडलॉक हो जाएगा। 4 देंगे तो सबको एक एक दे दो, और एक आपके पास एक्स्ट्रा है तो पहले इसको दे दो, तो ये एग्जीक्यूट करके निकलेगा बाहर, फिर ये रिलीज करेगा। तो इस तरीके से चलता है। इवन अगर हम बात करें 5 और 6, अगर 4 आपका मिनिमम है तो 5 और 6 भी करेक्ट है ना, बट मिनिमम पूछा इसलिए आंसर 4 होगा। और मैंने बताया भी था, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा होता तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 6। तो ऐसे ध्यान देना है। और ये भी आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि नेट का क्वेश्चन है और सेट में भी हर बार पूछा जाता है। इसके बाद हीप सॉर्ट, तो बात करें जितनी भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम आपको पढ़ना है उसका एक नोट्स होना चाहिए जिसमें आपने सब कुछ लिख के रखा है कि व्हाट इज दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल द एल्गोरिदम। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्स्ट्रा स्पेस की बात करेंगे हीप सॉर्ट में, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ, इसका मैंने आंसर आपको यहाँ पे दिया था ऑर्डर ऑफ लॉग एन, बट जो आपकी आंसर की रिवाइज होकर आई है इसमें ये आंसर दिया है। तो जरूर मार्क कर ले जब आप इस वीडियो को देखेंगे, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है, बट इसका यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया ऑर्डर ऑफ एल। तो अब यहाँ पे बात ये उठती है कि जो सेट है अभी जो उन्होंने आंसर किया है तो ये प्रोविजनल आंसर की है। मे बी जैसा यूजीसी नेट में होता है कि प्रोविजनल आंसर की के बाद जिन बच्चों ने चैलेंज किया है उसको रिवाइज्ड होकर वो दे, तो फाइनल आंसर की आने के बाद ही हम कुछ मैच कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर उन्होंने क्या दिया है। तो फिलहाल के लिए हम सेट के ऑफिशियल आंसर की के साथ चलेंगे। तो 3 दिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बताया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7। आपको सिंपली यहाँ पे एस प्लस पी प्लस वी इक्वल्स टू -1 इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यूज को पुट करना है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये 20 गिवन है, ये 12 गिवन है, ये -1 है। तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। स्वैप स्पेस की अगर हम बात करें तो ये डिस्क में होता है, डिस्क में हम पार्टीशन करते हैं, ये भी आपको मैंने समझाया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ओएस के। जो आपका ये क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इन द इंक्रीमेंटल मॉडल, ना दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर नेट, है ना। क्योंकि ये देखा गया है कि सेट में बहुत इंटरनली आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो जरूर इसको सुने और समझे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं नेट में। तो अगर हम इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करें, इंक्रीमेंटल मॉडल में बिकॉज आप नया नया इंक्रीमेंट करते हैं तो आपको बार बार रेगुलर चेंजेस करने की जरूरत होती है। तो हो सकता है बिकॉज यू आर अपडेटिंग अगेन एंड अगेन, सो वहां पे स्ट्रक्चर का करप्ट होना दैट माइट बी पॉसिबल। सो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट टेस्टिंग की बात करें तो डेवलपमेंट टेस्टिंग में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्लासेस की बात की गई है, तो ये तो सारे ऑप्शंस आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज कॉम्पोनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल की बात हो रही है, तो कॉम्पोनेंट इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अजाइल मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका प्रिंसिपली होता है embrace change. So all are the positive points of agile methodology, बट यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज embrace change. So that is why ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, इसका आंसर करेक्ट गिवन है। फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये आंसर मैंने लास्ट टाइम पे नहीं दिया था, इसका आंसर यहाँ पे सेकंड थ्रेड। तो अब ये क्वेश्चन जिसके बारे में कुछ भी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली गूगल पे लिखना है और इसको सर्च करना है और इसको रीड करना है, सो दैट कि अगर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे थ्रेड्स का मीनिंग क्या है। ये होता है अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करना और अगर कुछ मिस्टेक्स है उस पर काम करना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में, तो अगेन यूज केस होता है। यूज केस में आप एक टेक्निक है जिसके अंदर आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, ये जो सारे ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे, यूज केस ही एक मॉडल होता है। नाउ आर्किटेक्चरल मॉडल डेट में डेवलप्ड में इंक्लूड, ठीक है।
तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल मॉडल की बात है तो दैट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप मॉडल, ये भी करेक्ट है जो मैंने दिया था ना। इस क्वेश्चन को भी मैं मार्क कर देती हूँ। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर बताया था क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस इंश्योर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैव फॉलोड प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोसीजर्स, बट इसका जो करेक्ट आंसर दिया है सेट वालों ने, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। सो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैव फॉलोड द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोसीजर। अब ये क्वेश्चन आपके नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, यू शुड नो द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कब आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस कब आएगा, क्वालिटी प्लानिंग किसको बोलते हैं। तो इसको जरूर एक बार आप रीड कर ले। देन दैट इज करेक्ट कि कोकोमो सेकंड मॉडल की बात करें तो दैट इज प्रेक्स पर्सनल एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के लिए, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक तो नेट में नहीं देखा है, तो आप जरूर इनको डिटेल में पढ़ें। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट, हु प्रेजेंट द कोड और डॉक्यूमेंट एट एन इंस्पेक्शन मीटिंग, तो दैट इज रीडर। तो रीडर कौन होता है, इंस्पेक्टर कौन होता है, ऑथर किसे बोलते हैं, चीफ मॉडरेटर क्या होता है। सो दिस ऑल आर द क्वालिटी चेक्स। जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरीके के रोल्स डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द रोल्स डिफाइंड, और इनका ये टास्क होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके रोल्स क्या हैं। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड कि विच इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉफ्टवेयर रिलीज, तो वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन तो आप रिलीज से ऑब्वियसली पहले करोगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मर्ज शॉर्ट अगेन डिवाइड एंड कनकेयर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बोला है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है महाराष्ट्र सेट का। हर बार एक क्वेश्चन जरूर ट्री के प्रॉपर्टी से देखा जाता है। ट्री क्या है, बाइनरी ट्री, बी प्लस ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्क्यूड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। हर तरीके का ट्री आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन बेस्ड से भी, और उसके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी की। कई सारे लर्नर्स थे जो बोल रहे थे कंप्लीट बाइनरी ट्री आंसर है, बट नहीं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में आप लेफ्ट से राइट फिल करते हो, और हो सकता है लेफ्ट राइट की वैल्यूज पूरी पूरी फिल ना हो, बट यहाँ पे बोला गया है कि इधर 0 या फिर 2 चिल्ड्रन। तो ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट है। फिर ये आंसर भी करेक्ट है आपका। फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन। जब मैंने इसका आंसर दिया था तो मैंने नन दिया था, है ना, तो इसको भी मैं मार्क कर दे रही हूँ। इसका जो आंसर दिया गया है महाराष्ट्र सेट में, दे हैव गिवन ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने तब भी बताया था कि इसका आंसर या तो डी होगा नहीं तो बी होगा। तो मैंने डी बताया था, बट इसका आंसर बी आया है। देयर मस्ट बी एन इजी मैकेनिज्म टू डिलीट एंड इंसर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है फॉर अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन पूछा है। अब ये जो है लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, तो ये तो बाइनरी सर्च ट्री में होना ही चाहिए। देयर शुड बी अ डायरेक्ट एक्सेस, यस, बिकॉज आप यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में, आप एरे वगैरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग का हम यूज करते हैं, तो ये भी इसका मैंडेटरी कंडीशन हो जाएगा। और ये जो एक प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि देयर मस्ट बी एन इजी मैकेनिज्म टू इंस्टॉल एंड डिलीट, ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आप बाइनरी सर्च ट्री यूज कर रहे हैं, बट ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, और यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके सेट एग्जामिनेशन में, और इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करें तो वो एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑड वन आउट पूछा है, अगेन एरे होगा, बिकॉज दिस ऑल आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये आपका प्लानर ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। जरूर हमारे चैनल पे विजिट करिए, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ग्राफ पे एक वीडियो बनाया है जो कंप्लीट मैराथन वीडियो है। तो अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसरो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपका सब्जेक्ट एक होता है ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस कंप्लीट एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर चैनल पे विजिट करिए, उस वीडियो को कंप्लीट करिए। तो ये प्लानर ग्राफ का प्रॉपर्टी है, दैट इज E माइनस वी प्लस 2। अगर फेसेस की बात करें, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को उन्होंने यहाँ पे रीराइट कर दिया है। मतलब F यहाँ पे है, E को माइनस किया, B को इस तरफ ले आया। तो ये फॉर्मूला है। इस यहाँ पे आपसे पूछा विच इज ट्रू, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला।
और इसी को यहाँ पे फेर बदल करके लिखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। एंड इसको मैंने तभी बताया था, ये आपका एक आइलर फॉर्मूला है। आइलर बोल दो या फिर यूलर फॉर्मूला बोलो। और नेट में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको एजेस बता देगा, फेसेस बता देगा, वर्टिसेस बता देगा, और आपको यहाँ पे पूरा पूरा आंसर्स निकालना होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो दैट इज द क्वेश्चन एंड दीज आर अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ थ्योरी। उसके बाद प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, ये भी आपका सेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर इससे रहता है। तो डायरेक्टली हमने बताया था ऑप्शन नंबर सी, इसमें को तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, तो ये आपका हो जाएगा रूट एलिमेंट, है ना। और रूट से ही शुरू करेंगे, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे सी दिख रहा है, तो दिस इज रूट। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने नहीं बताया था उस टाइम पे, अभी इसका जो करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी आया है। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपको अनवेटेड ग्राफ गिवन है, जिसमें 3 वर्टिसेस गिवन है और उसका मैट्रिक्स गिवन है, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ग्राफ जी हैज 3 डिस्टिंक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री ईच ऑफ कॉस्ट 4। तो सबसे पहले आपको अगर कोई ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से एमएसटी निकालना आना चाहिए, दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, जो नेट वगैरह में पूछा जाता है, आपको ग्राफ गिवन होता है, ठीक है, उससे आपको क्रूशिकल या प्रिम्स एल्गोरिदम का यूज करके एमएसटी निकालना होता है। बट इस बार जो क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको ग्राफ नहीं देकर उस ग्राफ का एडजेंसी मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस मैट्रिक्स को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद ग्राफ अगर समझ में आ जाएगा तो उसके कितने एमएसटी बनेंगे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। और यस, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो भाई एक सेल्समैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको हर एक घर पे जाना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो वो इस घर पे कैसे पहुंचेगा, इस घर पे पहुंचने के लिए उसको सबसे कम जो ट्रैवलिंग देना पड़ेगा वो पैसा, तो दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद कंप्लीट वैनिटी, ये आपको एड, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर से भर भर के क्वेश्चन ट्री से पूछा गया है। और इसीलिए मैंने एग्जाम से पहले भी बोला था कि महाराष्ट्र सेट में डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इजी, क्योंकि ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको मैंने बोला हर एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ट्री और सर्चिंग, इस तीनों का आपके पास लिखा होना चाहिए, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल द एल्गोरिदम। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ से टीओसी का, जो हमने तभी डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स गिवन है, टा की वैल्यू गिवन है, और ये आपको होमोजीनियस की वैल्यूज गिवन है, और ये आपको वैल्यू यहाँ पे एक गिवन है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग गिवन। आपको पूछा गया है इसका होमोमॉर्फिक इमेज क्या है। तो होमोफॉर्मिक इमेज का मतलब है कि आप जब इस इमेज को देखेंगे तो इससे क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ए है और ए बी ए है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए बी डबल बी, ये आपको एक ये वैल्यू ए बी ए का गिवन है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि होमोमॉर्फिक इमेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी, बिकॉज ये यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा। सो आई विल क्रिएट ए वीडियो जिसमें मैं ये समझा दूंगी कि होमोफिर्मिक इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है जहाँ पे ये बताया गया है कि L1 L2 आपका रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपको यहाँ पे ये करना है, तो कौन सा एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डिवाइड ऑपरेशन। डिवाइड ऑपरेशन का मतलब है ए स्टार बी ए स्टार डिवाइडेड बाई ए बी स्टार, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, है ना, तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ए स्टार यहाँ से कॉमन निकल कर आ रहा है, ए स्टार डबल ए स्टार। तो देखो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या यहाँ पे वैल्यूज निकल कर आएगी, डिवाइड ऑपरेशन है, दोनों है। तो सबसे पहले तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल के हिसाब से रेगुलर लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो हर प्रॉपर्टी को टिक करता है, मतलब वो उसमें सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो ए स्टार होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या बचा, ए स्टार डिवाइडेड बाय बी स्टार। तो इस ऑप्शन में देखो यहाँ पे बी स्टार कैसे आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा, है ना। आप इसको अगर ऊपर भी लेके जाएंगे तो बी स्टार ऊपर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना था, ये एक स्ट्रिंग गिवन है,
ये दूसरी स्ट्रिंग गिवन है, डिवाइड ऑपरेशन है, तो क्या एलिमेंट यहाँ पे कॉमन निकल कर आ रहा है? सो दैट वाज द क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको गिवन है, उसे करस्पॉन्डिंग ये लैंग्वेज गिवन है, और यहाँ पे प्रीफिक्स की बात की गई है। तो ये कैसा लैंग्वेज है? सबसे पहले समझ लो ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है। ऐसा लैंग्वेज जिसमें एक मेमोरी होता है, जिसको आप ऐसे बोल देते हो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन मेमोरी, है ना, वन मेमोरी। और ये लैंग्वेज कैसा गिवन है? जितने नंबर ऑफ ए के हैं उतने ही नंबर ऑफ बी के होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो कंटेक्स्ट फ्री है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको यहाँ पे कुछ दीज आर नोन एज योर प्रोडक्शन रूल। इस प्रोडक्शन रूल को देख के आपको समझना था विच इज द करेक्ट, जो इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ आपको बी दे। तो आपको क्या करना होता है, ये जो ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, उसमें एक एक वैल्यू पुट करते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे ए भी ले लिया, ए भी ले लिया, तो इस ए से आपको यहाँ पे ए मिलेगा, फिर उसी से आपको बी भी मिल जाएगा, और फिर बी से यहाँ पे बी मिल रहा है। तो जब आप इस प्रोडक्शन रूल को यूज करेंगे ना, तो आपको इक्वल नंबर ऑफ ए भी मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल एस मतलब इक्वल नंबर ऑफ नहीं मिलेगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी वजह से ये आंसर आपका रिमूव हो जाएगा। मतलब बिकॉज ऑफ एस, हर एक क्वेश्चन में आप देखो एस का मतलब ये है कि स्टार्ट सिंबल को आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और जबकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ये रूल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो टीओसी आपको लगता बहुत टफ है, बट अगर आप टीओसी का फंडामेंटल भी समझते हैं, है ना, तो इजिली क्वेश्चंस इसके सॉल्व होते हैं। तो अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड टीओसी इंटायरली, बट नेट के प्रिपरेशन के लिए अगर आप होम सेक्शन पे जाएंगे, हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप सिर्फ इसको वॉच कर लीजिए, टीओसी मैं लिख के दे रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, डिसाइडिबिलिटी प्रॉपर्टी, कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लैंग्वेज है आपका फाइनाइट है, सीएफएल है, सीएसएल है, या फिर ट्यूरिंग मशीन है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर है। इवन जब आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो कंपाइलर डिजाइन 16 वीडियो है, ये 16 वीडियो से बाहर कभी भी नेट में नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये बताया कि कंपाइलर के कितने स्टेप्स होते हैं, और सारे स्टेप्स से मिलते जुलते क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं। तो अगर आपको टीओसी कंपाइलर टफ लगता है तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी, गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ टीओसी एंड कंपाइलर फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। सेट करिए 2.x के स्पीड पे इसको देखिए और कंप्लीट करिए। तो इस टाइप की इलिमिनेशन मेथड से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है रिलेटेड टू द पार्सर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम पार्सर की बात करें, ठीक है, पार्सर दो तरीके का होता है, टॉप डाउन बॉटम अप। फिर बॉटम अप में भी आपके एल आर है, LL1 है, LR फैमिली है, काफी तरीके के पार्सर्स है। तो यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा ट्रू स्टेटमेंट, तो सबसे पहले देखो, SLR पार्सर आर लेसन नंबर ऑफ स्टेट देन कैनोनिकल SR। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपका LR 0 होगा, फिर LR 1 होगा, फिर आपका SLR होता है, फिर CLR होता है, इस तरीके से, और ये शायद LR बाद में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके हायरार्की होती है पार्सर की, और यहाँ पे इस तरीके से पावरफुलनेस आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है S4, ये तो डायरेक्टली आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा मोर पावरफुल होता है। यहाँ पे बोला गया CLR इज मोर पावरफुल देन L, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे इसी में स्टेट्स की बात होती है, तो स्टेट्स, इस पे भी एक मैं वीडियो बना दूंगी। तो स्टेट्स में आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया जो लेफ्ट रिकर्शन है, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टॉप डाउन पार्सिंग एंड नीड्स टू बी रिमूव। अब जैसा मैंने बताया कि एक टॉप डाउन पार्सिंग होता है, एक बॉटम अप पार्सिंग होता है, ठीक है, और ये पार्सर है। तो इसमें आपका LL1 आता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लेफ्ट रिकर्शन की। लेफ्ट रिकर्शन का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने लिखा S, तो SA, तो ये हो गया लेफ्ट रिकर्शन के जो सिंबल लेफ्ट में है वही सिंबल राइट में भी है, दिस इज नोन एज लेफ्ट रिकर्शन। और अगर इस तरीके से लिखा है, इसको बोलते हैं राइट रिकर्शन। और किसी में भी अगर लेफ्ट रिकर्शन भी है और राइट रिकर्शन भी है, तो उस ग्रामर को हम बोल देते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। तो आई होप आपको पता हो, उस ग्रामर को हम बोल देते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे
यही पूछा बताया गया कि लेफ्ट रिकर्शन एक तरीके का मेजर प्रॉब्लम है जो टॉप डाउन पार्सिंग में देखा जाता है। यस, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ही है, लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस ग्रामर को बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है जैसे आपके पास दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस को यूज करके एक ही आउटपुट आ रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये आउटपुट करेक्ट है या ये आउटपुट करेक्ट है? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूटी। इसके बाद ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, रसल पैराडॉक्स चैलेंज इन द सेट थ्योरी, इट इज द एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये तो आपको सिंपली देखना पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी, और ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी डिसाइडेबल नहीं है ना? तो ट्यूरिंग मशीन में इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करता है। नॉन एम्प्टी, अब अगेन इसके लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेट और सेट में। तो जब आप यहाँ से टीओसी की वीडियो देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताया है हाउ टू लर्न क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो उसको देखना है, और उसको जब आप देख लेंगे तो यहाँ पे इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है अगेन, ये क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीओसी के। आपको ये डीएफए गिवन है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये इनपुट सिंबल गिवन है, पूछा है इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ना? तो सिंपली समझो कि ये आपका स्टार्ट स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट स्टेट। ये आपका एंड स्टेट है, डबल सर्किल रिप्रेजेंट करेगा एंड स्टेट। ये आपको बताता है कि ये यहाँ पे लूप है। ये स्ट्रिंग क्या शिफ्ट कर रहा है, ए बी, और ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी और ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ये मैंने ऊपर वाला लिख दिया। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे बी आ रहा है तो वो एक नए स्टेट पे जा रहा है, और इस स्टेट से देखो आप यहीं पे घूम रहे हैं, मतलब इस स्टेट से यहाँ पे आप जा ही नहीं पा रहे। इसका क्या मतलब आया, इसका क्या मतलब आया कि इसको एग्जामिनेशन में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि आपको वही स्ट्रिंग यहाँ पे देखना होता है जिससे शुरू किया और एंड स्टेट पे चले गए। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना? और जैसा हमने सिर्फ इसको समझा कि कोई भी स्ट्रिंग ए बी होना चाहिए एंड से, और स्टार्टिंग में मतलब प्रीफिक्स क्या होना चाहिए इसका, ए बी। इट शुड नॉट बी बी, क्योंकि बी पे अगर आप जाएंगे तो इस यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए बी लिखा है, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए और बी। ए और बी कैसे हो जाएगा जब क्लियरली यहाँ पे आपको डायग्राम में बोला है कि पहले ए फिर बी? तो यहाँ पे तो बी है ही नहीं, तो यहाँ पे ए और बी कैसे आएगा? तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। और ये क्या, नंबर्स ऑफ ए, नंबर्स ऑफ ए का मतलब होता है जहां पे लूप हो। तो यहाँ पे पहले स्टेट में कोई लूप है क्या? नहीं। अगर ऐसे होता तब आप बोलते, तो ऐसे भी ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और ए बी स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टीओसी आपको लगता डिफिकल्ट है, पर टीओसी है नहीं। टीओसी इज वेरी इजी इफ यू विल एटलीस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट फॉर वंस। अब रिकर्सिव डिसिडेंट पार्सर, ये भी पार्सर का क्वेश्चन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। एम्बिग्यूटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि एम्बिग्यूटी तो कभी किसी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, वो निगेटिव पॉइंट होता है। बैक ट्रैकिंग ये आपका टॉप डाउन में होता है। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग इज अगेन नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। ये कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है, कॉन्फ्लिक्ट भी आपका निगेटिव पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे पता होना चाहिए। ये आपका डायरेक्टली एक 5 मिनट का टॉपिक है जो गेट में पूछता है। नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा है, बट सेट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने बोला कि कंपाइलर का ये जो प्लेलिस्ट है अगर आप इसको देख लेंगे तो ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे आपको। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिस्टिंगाइज करता है, एक होता है एस एट्रीब्यूट, एक होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप का कुछ टॉपिक है। अगेन मैं चेक करूंगी, अगर कंपाइलर के वीडियो में वो कवर नहीं है तो आई विल क्रिएट अ वन वीडियो ऑन द सेम। ठीक, एग्जामिनेशन से पहले भी मैंने बोला था पीप होल को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पीप होल कोड के ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक है ना? तो इससे क्वेश्चन इसरो वगैरह में बहुत पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है रूप अनरोलिंग एम्ड एट अचीविंग। रूप को अनरोल करने का क्या मीनिंग है? अनरोल करने का मतलब है एक्सपैंड करना बॉडी ऑफ लूप,
to reduce overhead and improve the parallelism. So this is the meaning of loop enrolling. अब नेट के लिए आप ध्यान रखें कि इसका मीनिंग ये है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. यस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कराया था, तो इसको आप मार्क करके रखिए. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन से. इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 1.608. तो ये नेट में भी पूछा जाता है, जरूर इसको एक बार गूगल करके रखिए कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ना ये क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व नहीं किया था, इसका करेक्ट आंसर आपको दिया गया है हिंट. तो अगेन जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया गया है तो इसको गूगल करिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आप इसको सॉल्व कर सके. ये आपको लर्न होना चाहिए. ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि टेलीफोन नेटवर्क की जितने भी टाइप के आपके ट्रांसमिशन मीडिया हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, सबका आपको फ्रीक्वेंसी लर्न होना चाहिए. ठीक है, दिस इज इजी क्वेश्चन, फुल फॉर्म ही पूछा है यहाँ पे. हाँ, अब इस क्वेश्चन की बात कर ले. इसका आंसर मैंने राउटर दिया था, ठीक है, और आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, बट सेट वालों ने इसका आंसर दिया है गेटवे. तो गेटवे आपको तभी बताया था कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ट्रांसलेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली राउटर में भी होता है, गेटवे में भी होता है. तो गेटवे को कुछ हद तक हम सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही बोलते हैं, हार्डवेयर तो नहीं बोलते. बट अगर सेट वालों ने ये आंसर दिया तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं और रिवाइज्ड आंसर की का वेट करते हैं. सो फिलहाल इसका आंसर ये है, पर मैंने अपने वीडियो में राउटर दिया था, तो मार्क करके रखिएगा. ये क्वेश्चन आपका इजी था. इवन पैरिटी की बात हुई है तो 1 2 3 4 5 5 है, तो एक और 1 ऐड कर देंगे तो वो इवन पैरिटी में चेंज हो जाएगा. ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है. इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं. 125 इज द आंसर. अगेन ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर का ये भी आंसर करेक्ट है, 512 बाइट. ये हमने सॉल्व किया था. टाइम टू लिव, ये भी आपका करेक्ट आंसर है. फिर हमने एआई में कार, आपको ये मैंने डिटेल में बताया, ये भी करेक्ट है. नंबर ऑफ पैटर्न न्यूरल नेटवर्क में कैपेसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगेन इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है. चैनल पे यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और जाना है आपको यहाँ पे. एआई का पूरा जो 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ है. सिमिलरली डीबीएमएस का 10 का 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ है. जो टीओसी का नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है. तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू आर सपोज टू वॉच दीज वीडियोस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विकली चली जाऊंगी. 54 का बी आंसर इज करेक्ट. 55 का डेरिवेशनल, इट इज ऑल्सो करेक्ट. ना 56 की अगर हम बात करें, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 56. देन अगर 57 की बात करें, 57 का अगेन ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो ये सारा हमारा करेक्ट है, कोई भी गड़बड़ नहीं है यहाँ पे. 58 की बात करें, 58 का भी ऑप्शन ए ही मैंने भी बताया था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, अब यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ 59. ठीक है, 59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 0.73. जब हमने इसको सॉल्व किया था तो वैल्यू ऑफ वाई मुझे 1 आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन की बात की गई है. बट उन्होंने शायद इस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है, और जो वैल्यूज निकल कर आई है उसी को यहाँ पे कंसिडर किया है. तो ये आंसर आप मार्क कर लेंगे. इसका आंसर SVM है 60 का, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन 61 में रिजोल्यूशन रूल है, दैट इज कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. इसमें रिजोल्यूशन रूल का मतलब है किसी भी इन वेरिएबल के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है और फिर से इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, निगेट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ए. तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन रूल. ये भी करेक्ट है. ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, सिमेट्रिक डिफरेंस. इससे इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. अगेन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. फिर ये आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है, बट बेसिक प्रोबेबिलिटी पे अगर आपको आती है तो इसका आंसर 1/4 निकल कर आ रहा है. उसके बाद अगेन ये आपका स्ट्रिंग से मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है. ये एक्चुअली ग्रुप थ्योरी में आपको परमुटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए, कहने का ये मतलब है, सेट थ्योरी में ये नोटिस किया, सेट के एग्जामिनेशन में ये नोटिस किया जाता है कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी लंबी होती है. अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चंस, बिकॉज हर बार 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में होते हैं जो बहुत डेप्थ में जाकर अगर आप पढ़ते हैं तो ही सॉल्व कर पाते हैं.
बट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 150 में आपका स्कोर होना चाहिए 120 फॉर JRF। अगर सिर्फ नेट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो 100 भी बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो कभी कट ऑफ आता नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन सा टॉपिक पे आपको किस तरीके से मेहनत करना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ना। जैसे ये सारे क्वेश्चन के मैप के हैं, ये बेसिक यूजी के क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो इट मीन्स यू आर सपोज टू लर्न। और ये क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिया एज प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट का ये मतलब होता है कि जब आप इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से अगर 4x4 का के मैप बनाते हैं और जो भी आपको ये वैल्यूज गिवन है, जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे दैट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट। तो अगेन प्राइम इम्प्लीकेंट है आपका, इम्प्लीकेंट क्वेश्चन पूछता है और ईपीआई पूछता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो ये गेट में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, इसरो में भी पूछा जाता है, और बहुत टाइम के बाद इन्होंने इजिली पूछ लिया है सेट में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के गए थे। बट हाँ, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर आप के मैप पढ़ के जा रहे हैं तो इसको जरूर कवर करना होता है, कि आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक से मिलता जुलता कितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है। और अगर जो लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स। उसके बाद ये आपका अगेन अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। ये भी आपके कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन है, जहां पे इसका आंसर आएगा 6660। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ थ्योरी, प्लानरिटी पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े चेक करने पड़ेंगे बिकॉज दिस आर नॉट द वेरी क्वेश्चंस जो टू द पॉइंट पूछा है। प्लानरिटी चेक करने का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर मैंने ये ग्राफ अगर बना दिया तो प्लानर ग्राफ का मतलब होता है कि आप इस ग्राफ को इस तरीके से रीड्रॉ करें कि जो क्रॉस करने वाले एज हैं वो आप रीड्रॉ कर सके। तो ये हो गया इसका प्लानरिटी वाला ग्राफ, जिसमें आपको पूछता है फेसेस है E-V+2। तो ये आपके एजेस हो गए, ये वर्टिसेस हो गए, और उसमें -+2 किया जाता है। तो क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनते, बट ये थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, तो ये चेक करना पड़ेगा। बट आप फिलहाल के लिए मार्क करके रखें। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो बहुत लोग देखकर ही डर गए, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ LPP। तो LPP में आपको यहाँ पे क्या करना था, इस क्वेश्चन को रीड करना था। ठीक है, रीड करके इसका सिर्फ इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं था। जैसे होता है ना 2x+y=7, तो ये इस तरीके का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन ड्रॉ करना था। और आपको यहाँ पे इसमें से कोई भी एक टेबल आपको सेलेक्ट करना था विद रिस्पेक्टिव टू दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ LPP। उसके बाद अगेन LPP का क्वेश्चन देखा गया तो सेट में LPP के क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं, नेट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर LPP आपको करना है। अब यहाँ पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है, और इसको प्लॉट करना था, है ना। तो सिंपली इसको आपको प्लॉट करना है। प्लॉट करेंगे, इस x को प्लॉट करेंगे, फिर y को प्लॉट करें, इस दोनों को प्लॉट करेंगे। तो आपको अगर ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है ना, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, तो ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। अगर कुछ कॉर्नर का पॉइंट मिलता है, और इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर बाउंडेड रीजन आता है तो इसको बोल देते हैं फिजिबल रीजन। तो मे बी आप इस दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। एक लाइन ऐसे बना देती हूँ, एक लाइन ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। नहीं, जैसे एक लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ये नीचे वाला नहीं लेना है। तो दिस इज योर इनफिजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं आया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और मजेदार बात ये है कि सारे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इनफिजिबल ही बताया है। तो आपको बेसिकली दोनों को ड्रॉ करना था, और ड्रॉ करने के बाद ये चेक करना था कि कॉर्नर पॉइंट क्या आया है। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LPP के मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और कैसे इसको प्लॉट करना है, बिकॉज ये सारे आपके इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद ये तो बेसिक क्वेश्चन है लॉजिक गेट का।
तो ये क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे तो ये क्या किया है, यहाँ पे एक ही इनपुट है ना, एक ही इनपुट है, एक ही सिग्नल दोनों में जा रहा है, जो भी सिग्नल जा रहा है उसको वो निगेट करके भेज रहा है। तो ये क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, इसका आंसर आ जाएगा नॉट गेट। ठीक, इसके बाद ये आपका अगेन इजी क्वेश्चन था कि 100 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑक्टल बताना है। तो इस 100 को आपको क्या करना था, 8 से डिवाइड करना था, और जो भी रिमाइंडर आता उसको आप बॉटम टू टॉप लिख देंगे। तो दैट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ यूजी। इसके बाद ये आपको ट्रुथ टेबल गिवन है और आपसे पूछा ये किस ऑपरेशन को बताएगा। क्या आपको ये नहीं पता कि 0 1 और 1 0 पे 1 1 है, तो दिस इज एक्सॉर गेट, दिस इज नॉट एंड गेट, दिस इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट, ये नैंड भी नहीं है ना, ये सिंपल एक्सॉर है, ये नॉर हो गया। तो ये एक्सॉर गेट पहचानने का था, मतलब अगर कोई बीएससी का भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो भी इसका आंसर सही लगा कर आएगा। तो ये आपको तय करना है कि आप कैसे पढ़ के जा रहे हैं, प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स से क्या एक्सपेक्टेड नहीं है सीपीयू में, तो इट इज नॉट अप्लाई टू ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है, क्लॉक पल्स की बात करें, इससे स्टेट चेंज होगा, हाँ। सिंक्रोनाइजेशन, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन का ही मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है क्लॉक। ठीक है, फिर इसी से आप पता करते हो कि कब हमें डेटा को लोड करना है रजिस्टर में। तो अगर ऑप्शंस भी एक बार रीड कर लेंगे, ऑप्शन ने पूछा है नॉट, तो इसका एक ही ऑप्शन आता है 1। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, और ये आपको नेट में भी पूछा हुआ है रिसेंट में। डीएमए का मतलब ये है, ये डेटा को, इसका ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये अलाउ करता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ स्टोरेज यूनिट एंड अ मेन मेमोरी इंडिपेंडेंट ऑफ सीपीयू। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जहां पे यही पूछा हुआ है। डीएमए का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद ये जो मैंने बोला है हार्डवायर और आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू हार्डवायर। ठीक है, तो इट इनेबल सिंपलर कंट्रोल, नहीं, अगर हार्डवायर है तो ये सिंपल कैसे इनेबल करेगा, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। बट ये क्वेश्चन नेट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सेट का भी है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ऑप्शन ए बी और डी है ये सपोर्टिव पॉइंट है रिलेटेड टू हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट कोई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हार्डवायर, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो आपको इनके फीचर्स पता होना चाहिए, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट में। ठीक है, स्टैक पॉइंटर की बात करें तो ये टॉप ऑफ द स्टैक बताता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, सेवरल प्रोग्राम्स एट एट सेम टाइम कब होगा, जब आपका MIMD होगा, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है किसका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो अगेन रेड पे कई बार क्वेश्चन पूछा, तो दिस इज द ऑप्शन, रेड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। रिक्वायर मोर मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल, तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ये भी इजी क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, अगेन ये प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया था। तो अब ये ऐसा टॉपिक है जो पहली बार देखा गया, तो जरूर आप इसको डिटेल में पढ़ ले एक बार गूगल करके। फिर है स्नैपशॉट किसको बोलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन में, तो ये बताया जाता है बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन के करंट स्टेट। करंट स्टेट में जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका स्नैपशॉट ले लो, इसको हम डीबीएमएस में भी पढ़ते हैं, है ना। सो आप करंट स्टेट का यहाँ पे ये ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, नेट में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते जब तक आपके पास बेसिक्स नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, एरे हो जाएगा, फॉर लूप हो जाएगा, पॉइंटर के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देखा जाता है नेट में भी। तो ये सारे आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो यस, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आउटपुट वाले बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन 10 गिवन है, तो इसको अपने एंड पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास सी, पब्लिक और मेन। आपको पूछा ये सोर्स कोड क्या इम्प्लीफाई करता है, तो ये सोर्स कोड आपका पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को इम्प्लीफाई करता है। क्यों, अब्स्ट्रैक्शन होने के लिए उस क्लास का अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक क्लास बना के पब्लिक लिखा है, और
मेन के अंदर क्या किया गया है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए आपको बेसिकली एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना होगा अगर जावा यूज कर रहे हैं। अगर आप सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है। फिर अगेन देखिए, जैसा मैंने बोला कि आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, पब्लिक है, ये क्लास 2 है, इसके अंदर हमने ये बनाया, पॉइंटर के साथ हमने यूज किया है। तो ये एक एक लाइन आपको यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा और इसका आउटपुट चेक करेगा। आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। एक्सएमएल की बात करें, एक्सएमएल ने पूछा विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सएमएल। तो सबसे पहली बात, एक्सएमएल एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज है तो मल्टीपल रेंडरिंग ऑफ द सेम डेटा, यस। डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, यस। डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, यस। बट एक्सएमएल कभी भी यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अगर यूजर को अगर आप एक्सएमएल फाइल दे देंगे, उसको तो कुछ भी नहीं समझेगा, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। तो ये आपका ऐसे आंसर्स भी निकल जाएगा। उसके बाद विच इज नॉट ट्रू रिस्पेक्ट टू एपलेट। एपलेट क्या है? सारे ब्राउजर्स पे सपोर्ट करेगा? नहीं। ये वल्नरेबल होता है, सिक्योरिटी, यस। ये कम्युनिकेट करता है सर्वर से, यस। इसमें मल्टीमीडिया के फाइल्स वगैरह हो सकते हैं, हाँ सब हो सकते हैं। बट एपलेट क्या है? आपका जीयूआई जब आप स्टार्ट करते हो जावा में बनाना, तो सबसे पहले ये इंटरफेस सिखाया जाता है। बट ये किसी किसी सिस्टम पे चेंज हो जाता है। अगर आप इसकी कोडिंग वगैरह करेंगे तो ये हर एक तरीके के ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ। फिर ये आपका देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन है। कुछ रिफ्लेक्शन ये कुछ होता नहीं है, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली 2D ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जिसके अंदर 5 चीजें होती हैं: ट्रांसलेशन, शेयर, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है दैट डिस्टॉर्ट्स द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे हाथ में रुई है, तो रुई इतना बड़ा है, मैंने हाथ में दबा दिया तो वो मुट्ठी के शेप का हो गया। तो पूरा पूरा शेप चेंज हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शेयर। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है, तो दैट इज रिफ्लेक्शन, आपका मिरर इमेज। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच कर यहाँ पे लेके गई, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। ठीक है। फिर ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली आप क्वेश्चन रीड करेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे इसे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसके बाद 91 से 100 लास्ट 10 क्वेश्चन बचा है डेटाबेस का। तो डेटाबेस में बस डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे डिटेल में यहाँ पे वीडियोस कवर किए हुए हैं चैनल पे। ठीक है। तो आप जब डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर कर आएंगे। सो दिस इज योर डीबीएमएस। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करना, उसको कमिट बोलते हैं। हाँ। ऑर्डर की बात की गई है, बी ट्री ऑर्डर एम होता है। अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। एसक्यूएल की बात करें, इससे इजी क्वेश्चन होगा नहीं, डिलीट फ्रॉम ये। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप एक्सेस, अपडेट और मैनेज सब कर सकते हैं। डेटा में डेटा है, दैट इज मेटा डेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है मॉड्यूलर ग्रोथ। आर्मस्ट्रांग इन्फ्लुएंस क्या है? तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ट्रांजेक्शन को पार्शियल कमिट कब बोलेंगे? जब वो एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा और फाइनल स्टेट में जाएगा। ये सेलेक्ट क्वेरी है। अगेन इसको मैंने ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी बताया था। बिटवीन पूछा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना, दोनों साथ में होना चाहिए, बिकॉज बिटवीन का मतलब होता है इसको लेकर, और ये तो रॉन्ग ही है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आपका ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या बताया था? जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। सो यस, दिस वाज द टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर महाराष्ट्र सेट कंप्यूटर साइंस, जो 7 अप्रैल को एग्जामिनेशन हुआ है। इस पूरे आंसर में जो मैंने आपको दिया है करेक्ट आंसर, सो दैट इज द आंसर विच इज गिवन बाय द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप इसको मैच कर ले। किसी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे मैंने खुद से बोला आपको कि कंपाइलर है, उसमें सिंथेसाइज और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का टॉपिक है, के मैप है, उसमें इम्प्लीकेंट का टॉपिक है। तो अगर आपको लगता है कि इन सारे वीडियोस का आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।
अपनी गलतियों को एनालाइज करे। इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देकर आए तो जरूर आंसर की को मैच करे। आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ये जो रफ शीट होता है यहाँ पे आप जरूर उन सारे टॉपिक्स को लिखें कि ठीक है इस पेपर में मैंने इतने मिस्टेक किए हैं और उसी मिस्टेक पे आपको काम करना है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और यही तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने का। So this is our official YouTube channel where we are giving some of free classes for the NET and SET aspirants. तो अगर आप नेट या सेट का ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर जो अपकमिंग वीडियोस है जहां पर मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो चैनल पे जरूर आएगा। सो उसको जरूर सुनिए और try to solve as much as previous year question for all the examinations to qualify। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब, स्टे हेल्दी एंड प्लीज राइट अस anything that you want to share us with us on the comment section। Thank you so much for watching us।